हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का वर्कबुक का विज्ञान का अध्याय नंबर 4, जो कि आज नई जो किताब है, आपका नया सिलेबस है, उसमें ये लेसन नंबर 3 हो गया है। लेसन का नाम है ऊष्मा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा का कई जगह उपयोग करते हैं। हम हमारे जैसे सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, किसी वस्तु को जलाने पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। पता करो तुम ऊष्मा का उपयोग किन किन कामों में करते हो। तो पहला प्रश्न है खाना बनाने में, इसका उत्तर है पानी गर्म करने में, आग सेकने, कपड़े सुखाने आदि में हम ऊष्मा का उपयोग करते हैं। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न है इन कामों के लिए तुम्हें ऊष्मा कहाँ से मिलती है। तो सूर्य का प्रकाश से या ईंधन जैसे एलपीजी, लकड़ी, कोयला जलाने से ऊष्मा मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए एक डॉक्टरी थर्मामीटर के 2 बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन 2 बड़े चिन्हों के बीच में 20 छोटे भाग हैं, तो फिर एक छोटे भाग का क्या मान होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो 1 डिग्री का अंतर है, तो इसके बीच में जो ब्रीक लाइनें हैं वो 20 लाइनें हैं। जैसे मैंने यहाँ 0 से 1 तक 20 लाइनें लगाई, तो जो पहली लाइन है, जो पहला भाग है, वो 1/20 के बराबर होगा। यानी यहाँ पर जो पहला भाग है जो 1/20 के बराबर होगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करके लिखेंगे तो ये 0.05 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, इसमें प्रश्न नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। अ पार्ट में लिखा है हम डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिकतम कितना ताप माप सकते हैं। तो 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में हम तापमान माप सकते हैं, यानी अधिकतम जो है वो 42 डिग्री हम इसकी सहायता से ताप माप सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है क्या ये आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का ताप सामान्य ताप 37 डिग्री हो। तो नहीं, यह औसत तापमान है प्यारे बच्चों। किसी का तापमान 36 होता है, किसी का 36.5 हो गया, जैसे 36.5 डिग्री हो गया, किसी का 37.5 हो गया, किसी का 38 हो गया। तो यह औसत ताप है, तो हम इसको लिख देंगे यह औसत ताप है। इसके बाद गतिविधि नंबर 1 है अपनी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के तापमान को डॉक्टरी तापमापी से मापो। तो यानी हमारे जो क्लास में 5 विद्यार्थी लेकर अपने मित्र उनके तापमान यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मैंने 5 के नाम लिख लिए, रवि, राजू, मोहन, मोनू, सोहन। तो इस तरफ उनके जो शरीर के तापमान है माप कर 36, 37, 38, 37, 36 डिग्री सेल्सियस लिख दिया है। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है मानव शरीर के अलावा अन्य कुछ वस्तुओं के ताप को मापने के लिए प्रयोगशाली तापमापी को काम में लिया जाता है। अपने स्कूल में प्रयोगशाली तापमापी को देखो, ओ में लिखा है प्रयोगशाली तापमापी का चित्र बनाओ। तो ये जो मैंने आपकी स्क्रीन पर ये चित्र है, जो आपने इस प्रयोगशाली तापमापी का चित्र इस तरह से किताब में से देख कर बना लेना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह इसमें लिखा हुआ है इस तापमापी से मापे जा सकने वाले अधिकतम और न्यूनतम ताप क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो 110 डिग्री है और जो न्यूनतम तापमान है वो -110 डिग्री सेल्सियस है। आइए अब 19 नंबर पेज पर 5 नंबर प्रश्न है किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप मापने और डॉक्टरी तापमापी द्वारा ताप मापने में क्या अंतर है। तो प्रयोगशाली तापमापी किसी वस्तु का ताप मापता है, जबकि डॉक्टरी तापमापी से हम मनुष्य के शरीर का यानी अपना ताप मापते हैं। इसके बाद अगला ब प्रश्न है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है क्या प्रयोगशाली तापमापी का उपयोग शरीर का ताप मापने में हो सकता है। हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें किंक नहीं होता है। जो प्रयोगशाली तापमापी होता है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ द्वारा से बनाते हैं, उसमें यहाँ पर एक ऐसे किंक बना होता है जिसमें जो है पारा गिरता नहीं है आसानी से, परंतु डॉक्टरी प्रयोगशाली तापमापी में ये नहीं होता, क्योंकि इसमें किंक नहीं होता और मुंह से बाहर निकालने पर पारा तेजी से नीचे गिरता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, जब हम ठंडे पानी या बर्फ़ को छूते हैं तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, इस तरह गर्म पानी को छूने पर हाथ गर्म हो जाते हैं, कारण बताओ। तो सीधी सी बात है, जब हम ठंडे पानी को छूते हैं तो हमारे हाथों का तापमान ठंडे पानी से अधिक होता है, तो वो हमें ठंडा लगता है, परंतु जब गर्म पानी को छूते हैं तो हमारा तापमान जो है गर्म पानी से कम होता है, तो इसलिए वह हमें गर्म लगता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जब हम
बर्फ़ को जहाँ ठंडे पानी को छूते हैं तो यह ठंडा हो लगता है, क्योंकि हमारे हाथ का तापमान बर्फ़ से अधिक है। गर्म पानी को छूने पर यह गर्म लगता है, क्योंकि हमारे हाथ का तापमान गर्म पानी से कम है। तो इस तरह इसका उत्तर लिखना है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, चालन के अलावा भी ऊष्मा का स्थानांतरण दो और विधियों द्वारा होता है, जैसे विकर्ण और संवहन भी जो है ऊष्मा के स्थानांतरण की दो विधियां हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दी गई परिस्थितियों में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह किस विधि से पहुँचती है। तो यानी ऊष्मा तांबे के तार में चालन विधि द्वारा, जल में संवहन विधि द्वारा, पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी पर विकर्ण और दूध गर्म करने में संवहन विधि द्वारा पहुंचती है। इस तरह आगे लिखा हुआ है ड में, लोहे की छड़ को एक सिरे से दूसरे सिरे से गर्म करने पर चालन विधि द्वारा दूसरे सिरे तक जाती है। अंगीठी से कमरा गर्म होना, यह विकर्ण और संवहन दोनों विधियां इसमें प्रयोग होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब में लिखा है, इनमें से किन किन परिस्थितियों को एक ही तरीके से ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो चालन संवहन तीन जो विधियां हैं, चालन में अगर हम देखें तो यहाँ पर क और ड में क्या है, चालन है। इस तरह संवहन है जो ख ग और च में है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ख और ग और लास्ट में जो च है इसमें संवहन विधि है, और विकर्ण विधि जो है ग और च में है। तो आपने इनको देखकर यहाँ से लिख देना है, इन तीनों के उत्तर लिख देने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है गतिविधि नंबर 2, लिखा हुआ है, ठोस वस्तुओं कहीं से भी गर्म करें वह ऊष्मा वहाँ से सभी ऊष्मा सभी दिशा में आगे बढ़ जाती है, पर द्रवों में ऊष्मा ऊपर की ओर ही अधिक क्यों जाती है, यह देखने के लिए एक प्रयोग करें। इस प्रयोग को अपने शिक्षक की निगरानी में करें। तो यहाँ पर ये हमें ये प्रयोग करने को कहा गया है, तो इसको हम अपने शिक्षक की निगरानी में आपने करना है। जैसे यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, इसके लिए जो जो हमें सामग्री चाहिए, इसमें पहले लिखा हुआ है उफन नली, पानी, जलती हुई मोमबत्ती, पोटाशियम परगनेट के 2 छोटे रवे। तो इसको अपने अपने टीचर की उपस्थिति में करना है। उफनली को पानी से आधा भरो, पानी स्थिर हो जाने पर उसमें पोटाशियम परगनेट का एक छोटा रवा डालो। पानी में रंग को कुछ समय तक फैलते देखो, रंग किस दिशा में फैलता है। तो जो रंग है पानी में वो प्यारे बच्चों सभी दिशाओं में फैल जाएगा। अगर हम इसको बिना गर्म करे जब इसमें जो डालेंगे तो पोटाशियम परगनेट। आगे लिखा हुआ है जो दूसरा प्रश्न, इसमें अब इस पानी को फेंक कर फिर उफनली को पानी से आधा भरो, पानी स्थिर हो जाए तो इसमें पोटाशियम परगनेट का एक छोटा रवा रखो। इस बार नीचे से रवे वाले हिस्से को मोमबत्ती से गर्म करो। अब जब हम पानी डालकर इसमें पोटाशियम परगनेट डालेंगे तो जब हम नीचे से इसको मोमबत्ती जहाँ बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो ये जो है ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर रंग फैलना शुरू हो जाएगा। तो पानी में ऊपर, अब जब और ऊपर नीचे से ऊपर की और ऊपर से जो ठंडा जल है वो नीचे आएगा, तो इस जल में जो रंग होगा वो इसके साथ नीचे की ओर आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख देंगे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह ऊपर से नीचे की ओर। आगे लिखा हुआ है अगला प्रश्न है जो, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयोग अ में रंग फैलने और प्रयोग ब में रंग फैलने की प्रक्रिया में क्या अंतर है। प्रयोग अ में रंग धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैलता है और ब में रंग तेजी से नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और फिर यहाँ गलत लिखा गया, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे आएगा। ऊपर से पहले रंग ऊपर की ओर जाता है, फिर ठंडे पानी के साथ वो नीचे की ओर आता है। तो इस तरह आपने इसको लिखना है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है अगला जो प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसके बाद 100 में लिखा हुआ है, पानी के नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने की धारा देखने की कोशिश करो। ऊपर की ओर जाने वाला ठंडा पानी ठंडा होगा या गर्म, तो ऊपर की ओर जाने वाला पानी गर्म होगा। नीचे की ओर आने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म, तो नीचे की ओर आने वाला पानी ठंडा होगा। इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रयोग में पानी की धारा को केवल रंग देने के लिए पोटाशियम परगनेट जहाँ का उपयोग किया गया। गर्म होने पर पानी में और भी धाराएं बन रही होंगी जो हमें दिखाई नहीं देती। किसी भी द्रव को गर्म करें तो इस प्रकार की क्रिया होती है जिसे संवहन कहते हैं, यानी पानी नीचे से ऊपर की ओर गर्म होकर जाता है, फिर जो ऊपर ठंडा जल होता है वो नीचे की ओर आता है। तुम्हारे आसपास दिखने वाले 5 चालकों और 5 कुचालकों के नाम लिखो। तो 9 नंबर प्रश्न में हमने 5 चालकों और 5 कुचालकों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर चालक जैसे लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, टिन, सोना, जिनमें ऊष्मा आसानी से गुजर जाती है, और जिनमें वैसे ऊष्मा नहीं गुजरती कुचालक कहलाते हैं, जैसे कांच, लकड़ी, वायु, प्लास्टिक,
कपड़ा। तो इनके आप यहाँ पर नाम लिख देने हैं, चालक और कुचालकों के। अगला प्रश्न है यहाँ पर लिखा हुआ है 10 नंबर, एक लोहे की मोटी छड़ या स्टील के गिलास पर कागज को कसकर लपेट लो। कागज पूरी तरह से लोहे को छू रहा है, फिर उसे जलाने की कोशिश करो। क्या कागज तुरंत जलता है? तो कागज नहीं जलेगा, रॉड गर्म होने लग जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है कापी के पन्ने का आधा काटो, दोनों तरफ से उसे ऐसे नाव के रूप में पकड़ो ताकि उसमें लगभग ऊपर तक पानी भरा जा सके। पानी भरकर कागज के नीचे कुछ देर तक मोमबत्ती की लो रखो। जैसे यहाँ पर इसको पानी को गर्म किया जा रहा है, मोमबत्ती की लो की सहायता से पानी गर्म हो जाएगा परंतु कागज नहीं जलेगा। तो अगला प्रश्न करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आगे का में लिखा हुआ है क्या तुम क्या देखते हो? तो कागज नहीं जलता। क्या पानी गर्म होता है? हाँ, पानी गर्म होता है, पानी गर्म हो जाता है परंतु कागज नहीं जलता। आगे लिखा है क्या कागज तुरंत जलता है? नहीं, कागज तुरंत नहीं जलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है सूर्य से हम तक ऊष्मा संवहन या चालन द्वारा क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि इन दोनों विधियों में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम तक ऊष्मा विकर्ण के माध्यम से पहुंचती है, चालन और संवहन के माध्यम से नहीं पहुंचती। इसके बाद अगला प्रश्न है विकर्ण और चालन में क्या अंतर है? तो विकर्ण में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके बाद आगे जो 10-11 का सह प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है क्या विकर्ण के लिए माध्यम की आवश्यकता है? तो लिख देंगे नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है दैनिक जीवन में विकर्ण के 4 उदाहरण। तो जैसे हम आग सेकते हैं, सूर्य से गर्मी लगना, गर्म बर्तन का ठंडा होना, कपड़े सूखना, तो ये विकर्ण के कुछ उदाहरण हैं। आगे यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है गर्मियों में सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो क्योंकि जो सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र होते हैं ये ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं, यानी ऊष्मा को अपने अंदर कम सोखते हैं, इसीलिए ये ठंडे रहते हैं। इसके बाद सर्दियों में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? गहरे रंग के, जैसे काले, हरे, लाल। डार्क रंग के, क्योंकि यह ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, यानी गर्मी को अपने अंदर अधिक सोख लेते हैं और हमें सर्दी नहीं लगती है। इसके बाद अगला प्रश्न है सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें किस प्रकार गर्म रखते हैं? तो यह ऊष्मारोधी होते हैं, यह हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे प्रवेश में जाने से रोकते हैं, यानी शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते और हमें गर्म अनुभव होता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। भाप के इंजन में ऊष्मा डैश यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आगे है वायु ऊष्मा की कुचालक है, तो यहाँ कुचालक लिख दिया। जब दो पिंडों का तापमान एक समान हो जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है, यानी जब दोनों वस्तुएं गर्म या ठंडी एक जैसा तापमान हो जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण में रुक जाता है। आगे लिखा है चांदी ऊष्मा की सुचालक है, क्योंकि इसमें ऊष्मा को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता है। इसके बाद आगे है 15 नंबर प्रश्न निम्न कथनों को पढ़कर सही व गलत कथन छांटो और गलत कथन को सही करके लिखो। ऊष्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर स्थानांतरित होती है, ये सही है। ब है पदार्थ गर्म करने पर प्रसारित होते हैं और ठंडे करने पर सिकुड़ जाते हैं, ये भी सही है। इसके बाद अगला है जो स लिखा हुआ है विद्युत बल में ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो यांत्रिक की जगह प्रकाश ऊर्जा आएगा और रासायनिक की जगह ऊष्मीय ऊर्जा आएगा, इसलिए ये गलत है, इसको सही कर लेना है आपने। किसी गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के ऊष्मा के स्थानांतरण को विकिरण कहते हैं, ये सही है। तो इस तरह आपने इसको पूरा करना है लेसन नंबर 3 को। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।